Hello students, welcome back to the Rank Factory. Today we are going to discuss about the questions related with the Newton law of motion. Remember one thing, here we are not considering any kind of friction. We are only doing the questions on Newton's law of motion without friction. इसके पहले हम आगे बढ़ते हैं. आप जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. नाउ अब देखिए पहला क्वेश्चन हमको गिवन है. फर्स्ट वन, व्हेन अ बस स्टॉप सडनली पैसेंजर इन द रनिंग बस फील एंड जर्क इंस्टेंट जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज. देखिए यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जब कोई बस सडनली स्टॉप करता है तो उस टाइम पे बस को स्टॉप होने पे पैसेंजर जो है एक इंस्टेंट जर्क फील करता है. पहला ऑप्शन दिया गया है द बैक ऑफ द सीट सडनली पुशेस द पैसेंजर फॉरवर्ड. देखिए ऐसा कुछ नहीं होता. इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्टॉप्स द बस एंड टेक्स द बॉडी फॉरवर्ड. इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मैटर नहीं है. बस यहां पे मोशन में है तो यहां पे ऑलरेडी मोशन हो रहा है तो मोशन की इनर्शिया पर्सन के पास होगा. तो इनर्शिया ऑफ मोशन का मैटर है. अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ द मोशन वेयर एज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इन द कॉन्टेक्ट विद द सीट कम्स टू द रेस्ट. दिस वन इज द करेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. यहां पे इनर्शिया मोशन मैटर कर रहा है. अपर बॉडी मोशन में होगा जबकि लोअर बॉडी जो सीट के कांटेक्ट में है वो रेस्ट में आ जाता है, इसलिए पैसेंजर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक जर्क लगता है. नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स द मेजर ऑफ. न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बताता है? देखिए हमें पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन. मास इंटू एक्सीलरेशन ये चीज हमको पता है. तो यहां पे सेकेंड लॉ जो है वो हमको बताता क्या है? सेकेंड लॉ हमको बताता है मेजर ऑफ फोर्स. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. तो यहां पे हमारा ये रिलेशन सही है. फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. सो ऑप्शन 2 यहां पे हमारा करेक्ट है. नाउ आगे बढ़ते हैं. इन केस ऑफ अ बॉक्स लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन है. इन केस ऑफ अ बॉक्स लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल. अगर हॉरिजॉन्टल टेबल की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट एंड एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट. बोला गया एक्शन रिएक्शन जो है वो अपोजिट होंगे एक दूसरे के और वो परपेंडिकुलर सरफेस के कांटेक्ट में होंगे. ये बात सही है यहां पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ ब्लॉक अगर है हमारे पास कोई, ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल टेबल पे है तो यहां पे इसका mg नीचे की तरफ ब्लॉक का जो है वो प्रेस कर रहा होगा mg नीचे की तरफ. mg यहां पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है जो कि सरफेस को प्रेस कर रहा होगा. ओके, और ऊपर की तरफ यहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो सरफेस यहां पे अप्लाई कर रहा होगा. तो इस वजह से यहां पे देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन जो है 90 डिग्री पे लगे हुए हैं. तो ऑप्शन 1 यहां पे करेक्ट है. नाउ अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे. फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया अ बॉय इज एट रेस्ट इन द मिडल ऑफ अ पाउंड ऑन अ परफेक्टली स्मूथ आइस. देखिए परफेक्टली स्मूथ आइस यहां पे है, ठीक है ना. स्मूथ आइस इट्स मीन यहां पे हम बात करते हैं तो फ्रिक्शन नाम की चीज नहीं है. ही कैन गेट हिमसेल्फ टू शोर बाय मेकिंग यूज ऑफ न्यूटन्स. मतलब न्यूटन के किस लॉ का यूज करके वो किनारे पे पहुंच सकता है. देखिए यहां पे कोई फ्रिक्शन वगैरह है नहीं तो उस लड़के को चलने में कठिनाई होगा. तो वो क्या कर सकता है? न्यूटन के थर्ड लॉ का यूज करेगा. कोई सामान उसके पास है तो वो दूसरी तरफ फेंकेगा जिससे वो मूव कर सकता है, ठीक है, या स्नीजिंग करके वो मूव कर सकता है. तो यहां पे न्यूटन का थर्ड लॉ यूज होगा जिसके थ्रू वो लड़का किनारे तक पहुंच सकता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. इन एन एटम फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. देखिए प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज. मतलब इलेक्ट्रॉन के पास हो गया नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के पास हो गया चार्ज आपका पॉजिटिव. तो ये चार्ज होने की वजह से यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा. प्रोटॉन मूव कर रहा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इनके बीच में स्टैब्लिश होगा. इसी के साथ साथ इसके साथ ही क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन बहुत कम है तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी इफेक्टिव होगा. तो हमारा आंसर होगा बोथ 2 and 3. यहां पे दोनों फोर्सेस ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोथ
आर एक्टिंग ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ना अब आगे मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अभी हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किया, 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे दिया गया लीनियर मोमेंटम पी ऑफ पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम पी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद द टाइम एज फॉलो, p equals to alpha plus beta t square where alpha and beta are constant, net force acting on the particle is. Now net force on the particle is, first option is proportional to t, second option is proportional to t square, third is 0 and fourth is constant. देखिए लीनियर मोमेंटम हमको दिया गया p इज इक्वल्स टू अल्फा, p इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर। और न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमको पता है कि फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी। इट्स मीन मोमेंटम का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डीपी बाई डी टी यहां पे हमें करना है। तो अल्फा का टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं डी टी ऑफ डी बाई डी टी ऑफ अल्फा प्लस डी बाई डी टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा, अल्फा एक कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन आएगा 0 प्लस 2 टाइम ऑफ बीटा टी, 2 टाइम ऑफ बीटा टी, क्योंकि टाइम के पावर 2 है यहां पे तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम ऑफ बीटा टी। तो वैल्यू जो हमारे पास आएगी यहां पे 2 बीटा टी। तो यहां से देखिए कि टी के प्रोपोर्शनल है तो यहां पे जो मोमेंट जो फोर्स आएगा वो प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। नाउ रेशियो ऑफ फोर्स एंड एक्सीलरेशन इक्वल्स, देखिए सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन अगर हम यहां से करते हैं, फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन तो हमारे पास आ जाएगा क्या, मास आएगा। तो यहां पे हमें याद रखना है कि रेशियो ऑफ फोर्स एंड एक्सीलरेशन इक्वल्स मास। तो यहां मास हमें ऑप्शन में नहीं गिवन है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। नाउ अब दिया गया नेक्स्ट, a body of mass 2 kg moves with the acceleration of 3 meter per second square, the change in momentum in 1 second is। 1 सेकेंड में मोमेंटम में चेंज कितना होगा, एक्सीलरेशन दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड। देखिए चेंज इन मोमेंटम हो जाता है इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू होती इंपल्स के बराबर। डेल्टा पी जो है, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू इंपल्स, और इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम और फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। सो यहां पे टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मास हमारे पास दिया गया 2 kg इंटू एक्सीलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम 1, तो हमारे पास आएगा ये 6 kg मीटर पर सेकेंड, 6 kg मीटर पर सेकेंड, 6 kg मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अ फोर्स ऑफ 1 kg वेट प्रोड्यूसेस इन द मास ऑफ 9.8 kg एंड एक्सीलरेशन ऑफ, देखिए एक्सीलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, एक्सीलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स अपॉन मास यहां पे हमें करना है। तो फोर्स अपॉन मास जब करेंगे तो यहां पे कहा गया 1 kg वेट, 1 kg वेट का मतलब हो गया 1 इंटू जी की वैल्यू यहां पे 9.8, जी की वैल्यू 9.8 यहां पे पुट किया जाएगा। जी की वैल्यू यहां पे हम लोग 9.8 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय मास जो है वो भी 9.8 है, तो यहां पे वैल्यू आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे 9th का ऑप्शन 1 करेक्ट है हमारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टोन इट हैपेंस। देखिए
यहां क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर हम किसी स्टोन को किक करते हैं तो हमें किस वजह से स्टोन को किक करने पे फोर्स लगता है। तो यह है स्टोन की इनर्सिया। स्टोन का इनर्सिया जो है, अगर हम बात करें कि इनर्सिया जो उसका बना होता है, उस इनर्सिया की वजह से स्टोन जाना नहीं चाहता है आगे की तरफ किक करने पे, तो उसकी इनर्सिया की वजह से हमें एक फोर्स लगता है, उस वजह से हम इंजर्ड होते हैं। नाउ अब मूव करते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग। आगे जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ऑफ अ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर, द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज। देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप क्या है इसका, कांस्टेंट। इसका मतलब कांस्टेंट स्लोप होने की वजह से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी यहां पे कांस्टेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी यहां पे कांस्टेंट होगा। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सीलरेशन जो यहां पे है दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। एक्सीलरेशन यहां पे हमारा जीरो हो जाएगा। अच्छा, एक्सीलरेशन जीरो हो गया, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो है दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। पॉइंट मास के लिए अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट मास में फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है। मास इनटू एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन का मल्टीप्लाई करेंगे मास में, तो एक्सीलरेशन जीरो होने पे फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो होगा। नाउ अब आगे मूव करते हैं। द सेम हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मास, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इलस्ट्रेट द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। देखिए मास अलग अलग है, ठीक है, तो यहां पे हमें मास और एक्सीलरेशन के बीच में कर्व ड्रॉ करना है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, तो हम यहां से लिख सकते हैं एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अच्छा, यहां पे एक्सीलरेशन जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कर्व जो हमारा होना चाहिए वो कर्व हाइपरबोलिक होना चाहिए। कर्व क्या होना चाहिए, हाइपरबोलिक, मतलब कर्व कुछ ऐसे जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यहां पे अगर रिलेशन को हम चेक करते हैं तो हमारे पास है एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास 1/m। तो 1/m यहां पे हो गया है, तो इस वजह से हमारे पास रिलेशन जो बनेगा 1/m की वजह से ये हाइपरबोलिक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पे कर्व जो होगा हाइपरबोलिक। अब चाहे आप हॉरिजॉन्टल वाले एक्सिस पे, यहां पे चाहे तो आप हॉरिजॉन्टल की एक्सिस पे मास रख दीजिए, ठीक, या फिर आप वर्टिकल वाले पे रखेंगे, कर्व एक ही जैसा चलेगा, हाइपरबोलिक कर्व यहां पे बनेगा। In next question 13 it is given that 4 students performs an experiment by pulling an object horizontally across a frictionless table. They repeats the experiment on several other objects of different masses, always applying just enough force to produce the same acceleration all of them. The graph the result individually, which student's graph is correct. Now we need to plot the graph between mass and force. So remember the relation of Newton's F is equals to mass into acceleration. F की वैल्यू जो है वो मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर है। तो अगर हम मास और फोर्स के बीच में देखें, एक्सीलरेशन कांस्टेंट अगर कर दिया जाए, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। फोर्स जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कर्व हमारा कैसा होना चाहिए, लीनियर। कर्व कैसा होना चाहिए, लीनियर। तो यहां पे कर्व हमारा इस तरीके से जाएगा। तो ये हो गया फोर्स, और यहां पे हमारे पास हो जाएगा मास, ठीक। तो हमारा दिया गया जो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर 13 जो है वो हम, ऑप्शन नंबर 4 जो है 13 क्वेश्चन का, ये हमारा करेक्ट है। नाउ अब आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमें दिया गया है 2 कार्डबोर्ड boxes full of books are in contact with each other on a frictionless table. Box H has twice the mass of box G. देखिए बॉक्स H का मास जो है वो 2 टाइम ऑफ G का मास है। तो मान लेते कि इसका मास M है,
g का मास m है, तो यहाँ पे दूसरे वाले का मास जो होगा वो 2m हो जाएगा। अब फोर्स F अप्लाई किया गया है, तो देखिए टोटल सिस्टम का मास हमारे पास कितना हो गया, टोटल मास हो जाएगा, अगर G और H को एक सिस्टम मानते हैं तो टोटल मास इसका हो जाएगा हमारे पास 3m। टोटल मास जो आएगा सिस्टम का वो हो जाएगा 3m। तो एसिलेशन मान लेते हैं कि यहां से एसिलेशन जो है वो a के बराबर है, एसिलेशन जो है सिस्टम में वो a के बराबर है, तो एसिलेशन की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू नेट फोर्स, एसिलेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स F डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास हमारे पास कितना है, 3m के बराबर है, तो यहाँ पे 3m प्लेस कर दिया जाएगा। टोटल मास इज 3m, सो दिस वन इज डिवाइडेड बाय 3m। नाउ अब G और H के बीच की बात करते हैं, तो हमारे पास H जो है इसके फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हैं, तो यहाँ नीचे की तरफ जो है वो 2mg लगेगा, नीचे की तरफ 2mg लगेगा, ठीक। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा, यहां पे इनके बीच में फोर्स जो है हमने माना T, जिसकी वजह से ये इधर की तरफ A एसिलेशन से जाएगा, ठीक, A एसिलेशन से जा रहा है। सो T की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ मास m इनटू एसिलेशन A के बराबर होगा। तो यहां पे एसिलेशन A की वैल्यू रखेंगे तो 2 टाइम ऑफ मास m इनटू फोर्स F डिवाइडेड बाय 3 टाइम ऑफ मास m। तो m से m कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2f/3, 2f/3। सो दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन 1 जो है वो दिया गया 2f/3 के बराबर, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा जो है वो करेक्ट है, 2f/3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट है, 2f/3।